चलिए जी, let's move on to chapter number 4. Yes, I'm skipping chapter number 2 and 3 because they're like more of a theory. Chapter 1, data representation के बाद जो अगला थोड़ा challenging chapter है, that is chapter 4, और उसके बाद जो थोड़ा सा और challenging chapter है, that is chapter 8. तो पेपर 1 में से पहले जो जिसके अंदर हमें एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा चाहिए, कैलकुलेशंस ज़्यादा चाहिए, वो वाले हम चैप्टर्स पहले करेंगे. So we move on to chapter number 4. The name of the chapter is Processors Fundamentals. I should start writing it from the center because it's a big processor. Microprocessor, Processors Fundamentals. The basics of microprocessors. All right. Let's talk about the syllabus of chapter 4. There's always a good idea to look into the syllabi. If you will going to look into the syllabi, I'm not going to do that right now because I don't want to bore you. उसमें सबसे पहले आपको चीजें मिलेंगी, fetch, decode, execute cycle, basic components of computer architecture, ALU, CU, buses, registers, माइक्रोप्रोसेसर और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर फर्स्ट डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है, चलता कैसे है, फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का काफी बड़ा शेयर है जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. हाउ डज दैट वर्क? ठीक है, तो विल गोना बिगिन विद द बेसिक्स. अगेन आई विल ट्राई नॉट टू बोर यू, तो मैं टॉपिक्स को टेक्निकली ही पिक करूंगा. हम सबसे पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ड्रॉ दिस विद मी ताकि आप भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए. इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम वी मस्ट हैव ए माइक्रो प्रोसेसर. हाँ, वो वाली चीज भी है, आपको वो भी दिखा देता हूँ. व्हाई नॉट हैव दैट वाला आइडिया एज वेल. एक मैं टेक्निकल इसकी डायग्राम बना देता हूँ और एक मैं इसकी नॉन टेक्निकल डायग्राम भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ. And there will be few buses. There can be few buses. Different kind of buses. We're going to talk about it. पहले हम एक चीज बड़ी मजे की डिस्कस कर लेते हैं. Images. One is this picture that we are used to. इस तरह के सिस्टम्स को हम देखने के बड़े यूज्ड टू हैं, या इस तरह के सिस्टम्स को हम देखने के बड़े यूज्ड टू हैं. ठीक है, ब्रिटानिका के ऊपर ये बना हुआ है और हमसे पूछा जाता है कि जी इसके अंदर सीपीयू कौन सा है. ऑफ्टन बच्चे पॉइंट आउट करते हैं, सर ये वाली डिवाइस, दिस वन. एक स्लैंग बन गया, दिस इज नॉट सीपीयू, दिस इज सिस्टम. दिस इज सिस्टम, जैसे इसने यहाँ पे इसको कंप्यूटर टावर बोला हुआ है. ठीक है, दिस इज सिस्टम बेसिकली. इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, लेट मी जस्ट टॉक टू यू अबाउट. अब बाकी चीजें हो गई, ये आउटपुट डिवाइस हो गई, एलसीडी, स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस हो गई. ठीक है, वायरलेस राउटर भी रखा हुआ है, वगैरह वगैरह. माउस पे इनपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है. ये छोटी क्लास में बच्चों को वो चार्ट बना के मिस दिखाती हैं, बच्चे जाके भागते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जाके फौरन उंगली रख देते हैं, ये आउटपुट है, ये इनपुट है. ठीक है, एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड. सो let's talk about computer architecture. Computer system picture. मेरे ख्याल में शायद ये सर्चिंग भी एक आर्ट है. कंप्यूटर डेस्कटॉप आर्किटेक्चर. कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया कि सीपीयू जो है वो उस डेस्कटॉप या उस टावर को नहीं कहता.
ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर रखा हुआ है नीचे एक डेस्कटॉप रखा हुआ है, ठीक है। सो दैट थिंग विल नॉट बी नोन एज सीपीयू, इस चीज को हम सीपीयू नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये चीज सिस्टम कहलाएगी, सिस्टम, इसको सिस्टम कहना बेहतर है, वो एक स्लैंग बना हुआ है, हम उसको इग्नोर करेंगे। ये एक सिस्टम की इनसाइड की पिक्चर्स हमें बहुत सारी नजर आ रही हैं, ठीक है। यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर इनसाइड। if I can see a better one, ये भी अच्छी है, नॉट बैड। देखो यहाँ पे एक सिस्टम नजर आ रहा है, उस सिस्टम को हमने अब खोल के देखा हुआ है, वो टावर हो या डेस्कटॉप हो, वो आपका स्मार्टफोन हो या वो आपका लैपटॉप हो, अगर हम उसको खोलेंगे तो उसके अंदर हमें सबसे पहले पता है एक सबसे बड़ा वाला एक कार्ड मिलेगा, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का। वो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा, उसके ऊपर चिपसेट्स लगी हुई होंगी, उसको हम कहते हैं मेन बोर्ड, मदरबोर्ड, सही है। स्मार्टफोन के अंदर भी होगा, लैपटॉप के अंदर भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे देखो हमें यहाँ पे पावर सप्लाई का मेंशन किया हुआ है, पूरे सिस्टम को पावर करने के लिए। फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह की चिपसेट्स दी हुई है जिसको हम कहते हैं यार ये मेन मेमोरी है या रैम है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन मैं जिस पर तुम लोगों को लेकर जाना चाह रहा हूँ ना, दैट इज ये वाली एक चिपसेट है यहाँ पे, ये वाली देखो, उसको थोड़ा सा उसने बाहर निकाला हुआ, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं। Microprocessor. Basically, microprocessor is a thing which is known as CPU, Central Processing Unit. अच्छा, मजे की बात है, अगर मैं खाली सीपीयू को भी सर्च करूं यहाँ पर, सीपीयू, तो उसके अंदर भी आप सरप्राइज होंगे कि किसी ने इसको भी बनाया हुआ होगा, किसी ने ऐसे मिस्टेक की हुई है, स्लैंग है, दिस इज नॉट सीपीयू, दिस इज सिस्टम, दिस चिपसेट इज सीपीयू, दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू ऑफ्टन आप देखेंगे मेन बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई है और उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है, उसको समटाइम वाटर कूल भी किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चलने वाली चीज वो होती है। 3 GHz, 3 billion instructions in 1 second. It moves at such a fast pace that's why it generates a lot of heat. It needs to be cooled down. तो ये सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू क्या है? मेन बोर्ड के ऊपर लगी हुई एक चिपसेट, दिस इज सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन भी लोगों ने मिस्टेक्स की हुई हैं, दिस इज सीपीयू। और आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, सुपर कंप्यूटर हो, मेन कंप्यूटर हो, उस मेन बोर्ड के ऊपर लगी हुई एक सेंटर में चिप, दैट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो नाउ हमने अब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझना कैसा है कि यार एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होगी आपके पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज माइक्रोप्रोसेसर, कैन बी कॉल्ड प्रोसेसर, जस्ट प्रोसेसर भी कह सकते हैं क्योंकि हम प्रोसेसर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। अगर हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पढ़ेंगे तो इसी तरह की इसी चीज को माइक्रो कंट्रोलर भी बोलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये चीज हमें समझ में आ गई कि इस चिपसेट का नाम सीपीयू है। आज के बाद से हम गलती से भी इस चीज को सीपीयू नहीं बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा तो उसको हम करेक्ट बोलेंगे कि भाई ये सिस्टम है, इसके अंदर एक मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड के ऊपर एक चिपसेट लगी हुई होती है सबसे बड़ी वाली, जिसके ऊपर हीट सिंक और फैन वगैरह लगा हुआ होता है, दैट इज सीपीयू, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स स्मार्टफोन के अंदर फैन तो नहीं लगा होगा, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली हीट सिंक के तौर पर कुछ ना कुछ एक मेटल की प्लेट बड़ी सी लगाई हुई होती है। अब ये जो इंटरनल कंपोनेंट्स का जिक्र करूंगा, ये ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत जरूरी है कि इस चिपसेट के फर्दर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं कुछ, जिसके बारे में हम जिक्र करने के लिए जा रहे हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। So, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मेजर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, उसके अलावा देखो एक मेजर कंपोनेंट है आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हमारे पास मेजर कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद तीसरा मेजर कंपोनेंट है रजिस्टर्स। एक काम करते हैं, मैं रजिस्टर्स को डिफरेंट कलर में बनाता हूं ताकि आप लोगों को
थोड़ा याद रखना आसान हो जाए। ह्यूमन नेचर इज के उसको जरा जो है वो विजिबली चीजें याद रहती हैं। देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एएलयू को एक कलर के साथ बना दिया, कंट्रोल यूनिट को मैंने एक कलर के साथ बना दिया, और रजिस्टर्स को अब मैं डिफरेंट कलर के साथ बना रहा हूं। ये पूरे तरह के कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। रजिस्टर मैंने थोड़े ज्यादा सारे बना दिए, जितने हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं वो सारे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब कंपोनेंट्स के नाम लिख देते हैं। ये जो सबसे बड़ा का कंपोनेंट, दिस इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। The component which I've drawn in a red color, that is known as control unit. And all the registers which I've mentioned, मैं इनकी shorts लिख देता हूँ पहले: accumulator, program counter, current instruction register, memory address register, and memory data registers. So these are the components of the computers that you need to know. Also you need to know that we have three type of buses. We have data bus, मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका डिजाइन डिफरेंट किया हुआ है, डेटा बस. We have address bus, and then we have control bus. Then of course we have components like input and output, but there is one major part which is known as main memory. ठीक है, जिसको हम रैम भी कहते हैं, और ये प्राइमरी मेमोरी की टाइप भी है, लेकिन समटाइम्स इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कह रहे होते हैं. आई थिंक प्राइमरी का जिक्र अभी नहीं करते, यहाँ पे इसका इतना लिख देना काफी है. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, प्रोसेसर फंडामेंटल, और ये जो हमने सारा जिक्र किया है ये किया हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक साइंटिस्ट का नाम लिख देता है, वॉन न्यूमैन. कंप्यूटर आर्किटेक्चर. Yes, I know this is boring, but it's good to remember कि ये जो सारे components हैं, they will going to ask you कि what are the basic working principles of these computer architectures. For example, मैं इसको बहुत जल्दी से jot down करूंगा. सबसे पहले हम computer architecture के components का जिक्र कर लेते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं CPU, inside CPU. अच्छा, ये क्लासिफिकेशन आपको बुक में या नोट्स में नहीं मिलेगी या सिलेबस में नहीं मिलेगी, लेकिन इट्स गुड टू नो. इनसाइड सीपीयू वी हैव अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, परफॉर्म्स अरिथमेटिक and logic calculations. Don't forget कि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. आपके जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, less than equals to, not equals to, or equals to, जिसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं. अच्छा, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हमारे पास इतनी सी इसकी डिस्क्रिप्शन काफी है. The next component after that is control unit, CU. ठीक है,
मैं क्विकली आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू अपने नोट्स का भी दे देता हूँ, सो यू पीपल कैन हैव अ आइडिया. So control unit will manage the process of moving data and program into and out of the memory. अच्छा, इसमें देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं. सिंप्लीफाई करने के लिए सीपीयू मैनेजेस कंप्यूटर ऑपरेशंस, फ्लो ऑफ डेटा, यूजेस ए सिस्टम क्लॉक. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम क्लॉक. ठीक है. सिस्टम क्लॉक को यूज करते हुए मैनेज करता है कंप्यूटर ऑपरेशंस को, फ्लो ऑफ डेटा को. ठीक है. अच्छा, अब इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा. हमारे पास रजिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन है. एक चीज की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन मुझे लिखना जरूरी है. बेटा एएलयू हो गया, सीयू हो गया, उसके बाद सिस्टम क्लॉक. वाइब्रेट्स, more than billion times in a second. Control system clock to manage system operations बेटा सिस्टम क्लॉक. अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली देख लो. सिस्टम क्लॉक बेसिकली हमने ऊपर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था, यहाँ पे हमने सिस्टम क्लॉक को ना शो नहीं किया. इसको थोड़ा सा छोटा सा बना लेता है, एक थोड़ा और नाइस कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ अ कलर, और इसको यहाँ भी अटैच भी कर देते हैं. सिस्टम क्लॉक कंट्रोल यूनिट के पास होती है. देखो कंट्रोल यूनिट मैनेजर है, कंट्रोल यूनिट जो है ना वो मैनेजर है. यहाँ पे लिख देता है सिस्टम क्लॉक. सिस्टम क्लॉक मैनेजर को मैनेज करना है कि कौन सा वाला काम कब होगा, कौन सा वाला काम पहले होगा, कौन सा वाला काम बाद में होगा. ठीक है. ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए. सर्टेन टास्क को कब परफॉर्म करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस रन हो रही होती हैं, बिलियंस नॉट मिलियंस, आई एम गोना से इट अगेन, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन लाइक 1 सेकंड. तो अगर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में हो रही हैं तो किस इंस्ट्रक्शन को पहले रन होना है, किस वाले को बाद में रन होना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब ये पहले और बाद में कैसे पता चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चलेगा ना. तो टाइम, इतना प्रिसाइज टाइम इसको कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट को, मैनेजर को, जो मैनेजर के हाथ में खड़ी है, जिससे वो देखकर बताएगा तुम ये वाला काम पहले करो, तुम ये वाला काम बाद में करो. तो कंट्रोल यूनिट सिस्टम क्लॉक को यूज करता है. तो जब हम 3 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज का जिक्र कर रहे होता है ना, तो 3 गीगाहर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी कह लें या क्लॉक साइकिल कह लें, क्लॉक साइकिल, तो ये सिस्टम क्लॉक होती है. 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर. So that system clock generates those pulses through which that thing is being executed. बड़ा कंप्यूटर सारे इन कंपोनेंट्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस के अंदर आता है, बड़ी प्रिसिशन के साथ आता है. 1 से 2 नंबर के, 3 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं ईच डिस्क्रिप्शन में से. बेटा इसके बाद मैं जो अभी रिमेनिंग कंपोनेंट्स उसके बारे में जिक्र करूंगा. हमारे पास आ जाते हैं रजिस्टर्स. रजिस्टर्स का सिर्फ फिलहाल नाम लिखूंगा. रजिस्टर्स आप बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर पाओगे जब अगला वाला टॉपिक करेंगे, विच इज नोन एज
फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, तो जब वो करेंगे तो उसका जिक्र करेंगे। रजिस्टर्स का नाम लिख लेते हैं हम। रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास वी हैव मेमोरी डाटा रजिस्टर, इसको बेटा एमडीआर और एमबीआर भी कहते हैं समटाइम, और समटाइम मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं इसको, बफर टेम्परेरी स्टोरेज। then we have memory address register, अगेन ये सारे सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। बिल्कुल, इसको आप जो है वो एम ए आर भी कहते हो। अच्छा, रजिस्टर की एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे कोट कर देते हैं आपको। होल्ड्स डाटा या फिर एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम। मैंने यहाँ पे वो वाली बात नहीं लिखी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या डिकोडिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो हम फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर जिक्र करेंगे। अच्छा बेटा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, मेमोरी डाटा रजिस्टर हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर। जब हम प्रोग्राम काउंटर बनाते हैं ना तो उसके साथ एक इंडेक्स फिंगर भी बना देते हैं, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ये सारे रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर की टाइप्स है मेरा भाई। प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सब रजिस्टर की एक एक लाइन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, लेकिन हम बाद में करेंगे। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ऑफ कोर्स सी आई आर भी कहते हैं, और सम टाइम खाली आई आर भी कहते हैं। आई आर का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, ठीक है, इन शॉर्ट इसको हम एसीसी भी कहते हैं। अब इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज केस है। एवरी रजिस्टर सर्व्स अ डेडिकेटेड पर्सन पर्पस इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब वो क्या पर्पस है, हम एफडीई के अंदर करेंगे। रजिस्टर्स के बाद हमारे पास लास्ट वो कंपोनेंट आ जाएगा जिसके बगैर हम डेटा एड्रेसेस कंट्रोल को यहां से वहां कर ही नहीं सकते। सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू वायर्स, तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये कनेक्टिंग वायर्स हैं आपकी। किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर आप देखो तो बहुत सारी वायर्स यूं और यूं जाती हुई आपको नजर आ रही होती है। बोर्ड के अंदर ऐसे लगता है कि वो अंदर एब्जॉर्ब हुई हुई है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ लाइंस मूविंग फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। उसको हम बसेस कहते हैं। बसेस की थ्री टाइप्स है हमारे पास। एक कहलाती है एड्रेस बस। ऑफ कोर्स इसके बारे में भी हम तभी ज्यादा बात करेंगे जब हम एफडीई पढ़ेंगे। इतना स्पेशल वन डायमेंशनल होती है, यूनिडायरेक्शनल। Then we have database, and then we have control bus. नाम से पता चल रहा है, carries data, carries control signals, carries address। ठीक है, लिख देते हैं छोटा सा। ठीक है, and carries control signals. All right.
So I think this is a position where कि अब जहां पर हम अगले प्रॉपर टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, डेटा बस और कंट्रोल बस दोनों दोनों जो बाय डायरेक्शनल होती हैं, डेटा बस भी और कंट्रोल बस। अगर ऊपर जो हमने पिक्चर बनाई थी, अगर हमने इसको एड्रेस बस कह दिया तो उसकी हम डायरेक्शन एक बना देते हैं, बाकी इन दोनों की डायरेक्शन हम दोनों तरफ बना देते हैं। सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से सीपीयू। ऑफ कोर्स ये बसेस आईओ को भी कनेक्ट करती हैं और इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर को भी करती हैं कनेक्ट। हमने इसको रॉ सिर्फ बना दिया समझाने के लिए, क्योंकि इसकी इतनी डिटेल, इतनी डेप्थ है भी नहीं हमारे सिलेबस में। ऑलराइट, दिस इज मई जून 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है चैप्टर 4 के अंदर। जो बच्चे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे बुकलेट को, दिस इज ऑन पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लॉक स्पीड से क्या होता है। डिस्क्राइब द वेज इन विच द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लैपटॉप कंप्यूटर। किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं ये दो पैरामीटर्स, कौन कौन से, एक नंबर ऑफ कोर्स और एक क्लॉक स्पीड। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि कोई बंदा है, लड़का है, कोई हिज लिखा हुआ है ना, उसका लैपटॉप के अंदर अगर कैसे क्यों पाए increasing number of cores means more microprocessors working together on similar tasks. For example, if one processor can get done one task in 4 minutes, 4 cores or 4 processor can get done with that task in 1 minute. ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको। मैं इंटेंशनली भी नहीं लिख रहा क्योंकि तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करके लिखनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोर्स मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। फॉर एग्जांपल, इफ one processor can get done one task in 4 minutes, 4 microprocessors can get done with that task in 1 minute. Clock speed defines number of cycles that can be produced. Clock speed is defined as a number of cycles that can be produced. And more number of cycles or more frequency means computer can execute more instructions in a given time. इसको थोड़ा उर्दू में बता देता हूँ, उर्दू स्लैश हिंदी के अंदर, कि अगर नंबर ऑफ साइकिल्स, अगर क्लॉक स्पीड का मतलब कि हर एक आपकी जो क्लॉक है वो कितने साइकिल्स प्रोड्यूस करती है, जितने ज्यादा साइकिल्स प्रोड्यूस करेगी, यानी कि क्लॉक स्पीड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, आप उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो गिवन टाइम के अंदर। आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, 1 gigahertz means 1 billion cycles and 2 gigahertz means 2 billion cycles. So a processor having 2 gigahertz clock speed will perform better. वैसे 4 नंबर है, इतनी कहानी लिखनी नहीं थी, जितना पहले बता दिया था काफी है। ये क्वेश्चंस बड़े क्रिटिकल है। 4 में से 4 नंबर लेने के लिए आपको बड़ा प्रिसाइज लिखना पड़ेगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे बाद में चेक करवा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली लिखना था, नहीं लिखा, मैंने इसको छोड़ दिया ताकि मैं आप लोगों को चेक करूँ। इस तरह के बेबी क्वेश्चंस भी आएंगे। एमडीआर, एमएआर क्या होता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर इज एन इंडेक्स रजिस्टर, इसका भी जिक्र करेंगे हम। एड्रेसिंग मोड्स भी हम करेंगे। एफडीई का जिक्र हो रहा है, इंटरप्ट का जिक्र हो रहा है। we should have more questions regarding ALUs and CUs. इंटरप्ट का जिक्र आ गया, 2 इंस्ट्रक्शन ग्रुप, डेटा मूवमेंट का जिक्र आ गया। ये भी वॉन न्यूमैन। अच्छा, ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये एफडीई से रेलेवेंट है। Identify system bus uses by each CPU component.
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। फाइनली ये क्वेश्चन हमें मिल गया, हमने कंपोनेंट्स जो पढ़े थे उसका फायदा हो गया। पर्पस ऑफ द सीयू, पर्पस ऑफ एएलयू, पर्पस ऑफ रजिस्टर्स, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सीयू क्या करता है? इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा, इट मैनेजेस द इंस्ट्रक्शंस, इट यूजेस द सिस्टम क्लॉक। और मैंने क्या लिखवाया था? और क्या लिखवाया था? नहीं, एक दो बातें बताई ना, किसी बात क्या है? सही है, परफेक्ट, दैट्स इट, दिस इज योर सीयू इन अ सीपीयू। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में और कहानी लिखना चाहें तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना काफी है। 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, रजिस्टर की टाइप्स आ सकती हैं। Tick one box in each row to identify the system bus used by each CPU component. System clock कौन सी वाली बस यूज करेगा? कैसे पता चला? मैंने पिक्चर बनाई थी सीयू के साथ, वो सीयू के साथ। यस, दैट इज अ पॉइंट। अगर आपने नोट किया, सिस्टम क्लॉक को बना के उसको मैंने ज्वाइन किया था सीयू के साथ। तो जो सीयू के साथ जिस चीज को हम ज्वाइन करेंगे, कंट्रोल बस क्या करती है? कैरी कंट्रोल सिग्नल्स। तो जो सीयू को कंट्रोल सिग्नल्स मिलेंगे सिस्टम क्लॉक से, सिस्टम क्लॉक क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, साइकिल जनरेट करेगी। तो दोज विल बी कंसिडर्ड एज कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, वेरी गुड, वेल पुट। तुम्हारा उसको जो है ना, वो इसको इंटेलिजेंस कहता है ना, कि कंट्रोल यूनिट के साथ सिस्टम क्लॉक को जोड़ा हुआ है, तो कंट्रोल का वर्ड लगा हुआ है, तो कंट्रोल बस ही होगी। वेरी गुड। Every address register will of course going to use address bus because it carries the address from the CPU to main memory. ये वन डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन होती है। वेरी गुड। और डेटा बस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एमडीआर यूज करेंगे। इंटरप्ट्स का जिक्र है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का जिक्र है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप ज़हीन बच्चे हो तो आपको पता है कि मुझे 2 नंबर में एएलयू को कैसे एक्सप्लेन करना है, 2 नंबर में सीयू को कैसे करना है, 2 नंबर के अंदर कंप्यूटर सीपीयू रजिस्टर्स को कैसे मुझे डिफाइन करना। मुझे अगर यहाँ पे बसेस के बारे में पूछा गया, तो बसेस के अलावा कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा सकता था, अनदर वे अराउंड भी पूछा जा सकता था। तो ये इस तरह के रिलेशंस ही बनेंगे, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। बाकी आपने नोट किया होगा कि एक अच्छा ह्यूज एरिया वो कवर कर रहा है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल से रेलेवेंट। उसी के अंदर हम 5 या 6 किस्म के रजिस्टर्स का डिस्कस कर लेंगे।